नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हम लोग जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ रहे थे और नाटक को पढ़ने की शुरुआत हमने नहीं करी थी, लेकिन उसका आमुख मैंने बताया था जो सूचना प्रसाद जी ने दी है। एक ऐतिहासिक नाटक को लिखने के लिए जितनी सूचना जरूरी थी जो प्रसाद जी ने दी है उसको हमने पढ़ा, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी था। अन्यथा इसको पूरी तरह से समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता। तो जब आपके पास किसी चीज़ की भूमिका होती है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि ये नाटक जो है ये एक ऐतिहासिक नाटक है और ये एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी अर्थात एक अंक में समाप्त होने वाली। देखते हैं ये एक अंक में यदि समाप्त हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके लिए एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। जब नाटक है तो पात्र परिचय भी होगा, तो पात्रों का पहले मैं परिचय करा दूं। कौन कौन इस नाटक के पात्र हैं, अर्थात कौन है जो इसमें अभिनय कर रहे हैं। चंद्रगुप्त जो कि रामगुप्त का छोटा भाई है और रामगुप्त गुप्त वंश का एक राजा है। शिखर स्वामी जो कि गुप्त वंश का मंत्री है। इसके अलावे पुरोहित हैं, शकराज है, खिंगिल है, मिहिरदेव है तथा ध्रुव स्वामिनी है, जिसके ऊपर इस नाटक का नाम रखा गया है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की प्रेमिका तथा बाद में पत्नी। वो किस घटना के आधार पर है उसी का जिक्र इस पूरे नाटक में है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। मंदाकिनी है और कोमा शकराज की प्रेमिका। इसके अलावा सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, ये सब जो हैं इस पात्र सूची में आते हैं, जिनका दृश्य के बीच बीच में आना होता है, जाना होता है, दृश्य बदलता है और इस तरह से ये नाटक आगे बढ़ता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। शिविर का पिछला भाग उसके पीछे पर्वतमाला प्राचीर जैसी है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहल कामों के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिस पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता का छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के एक कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इनके चरणों में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड्ग धारनी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई। यहाँ ध्रुव स्वामिनी इन निरीह लताओं से कहीं ना कहीं अपनी तुलना करती है और सामने जो शिखर खड़ा है उससे गुप्त साम्राज्य की तुलना कर रही है। तो आप इस नाटक को बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक पात्र क्या कहता है उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, तो आप इसके साथ अपना सामंजस्य बिठा पाएंगे और जो दृश्य वर्णित किए गए हैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़कर और आप इतिहास की एक घटना के साक्ष्य बन जाएंगे। साथ वाली खड्गधारनी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई, उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं। यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए ना जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। जो खड्गधारनी है वो, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या यह अभिप्राय था। इस राजकीय अंतःपुर में जैसे सभी एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं।
खड्गधारणी विवशता और भय का अभिनय करते हुए आगे बढ़ने का संकेत करती है। ध्रुवसाम्नी पूछती है उससे, तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर ना दे सको, क्या इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में नियुक्त किया गया है? यह असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन ना मिलेगा क्या? ध्रुवसाम्नी उस खड्गधारणी से पूछ रही है और कहीं ना कहीं वो स्वयं से भी ये सवाल कर रही है कि इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन ना मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। चिढ़ती हुई ध्रुवसाम्नी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवसाम्नी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारणी शशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने का नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं होती है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ध्रुवसाम्नी, अरे तो तुम क्या बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारणी एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल तो नहीं गई होंगी? ध्रुवसाम्नी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह रहता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुवसाम्नी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुवसाम्नी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? ध्रुवसाम्नी अपने पति रामगुप्त की चर्चा कर रही है कि रामगुप्त से उसका विवाह तो हो गया है, लेकिन एक बार भी आपस में बातचीत नहीं हुई, आपसी संभाषण उनका नहीं हुआ है, क्योंकि रामगुप्त जो है वो विलासिता में हमेशा डूबा हुआ रहता है। खड्गधारणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। ध्रुवसाम्नी, खड्गधारणी ऐसा बोलते बोलते रुक जाती है तो ध्रुवसाम्नी पूछती है, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवसाम्नी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। खड्गधारणी, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पे आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाती है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। ध्रुवसाम्नी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई? आश्चर्य! खड्गधारणी, कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उन्हें अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। ध्रुवसाम्नी, किंतु उन्हें साहस का कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। ध्रुवसाम्नी ये समझ रही है कि खड्गधारणी जो है वो मूक रहने का अभिनय कर रही है, इसीलिए जब उससे उसकी बातचीत हो जाती है तो ध्रुव
तो ध्रुव स्वामिनी उसे जाने के लिए कहती है, पर साथ ही साथ ये भी कहती है कि वो अपने मूक संदेश से अन्य किसी दासी को ध्रुव स्वामिनी के पास भेज दे। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है। दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं, देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपनी नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजड़ है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई हैं? ध्रुव स्वामिनी, हैं, यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक प्रतिहारी की ओर, फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देवी, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। आप ध्यान दीजिए कि खड्गधारिणी जो थी वो रामदूत के कहने पे मूक अभिनय करके ध्रुव स्वामिनी के दिल की बात जानने के लिए, ध्रुव स्वामिनी के मन की बात जानने के लिए उसके पास गई थी, ताकि वो जान सके कि क्या ध्रुव स्वामिनी के मन में अभी भी कुमार यानी कि चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव है या नहीं है। और ये संदेश देने के लिए रामगुप्त ने ही उसे भेजा था। तो रामगुप्त अब वही सवाल कर रहा है कि क्या ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्यार अभी भी है? रामगुप्त कहता है झुंझलाकर कि चिंता करते करते देखता हूँ मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ नहीं सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि एक प्रतिहारी भी आई है जो युद्ध की सूचना देने के लिए खड़ी है। रामगुप्त प्रतिहारी की बात नहीं सुन रहा है, बल्कि खड्गधारिणी से ध्रुव स्वामिनी के मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए ज्यादा उत्सुक है। उसे राष्ट्र की परवाह नहीं है कि प्रतिहारी क्या संदेश लेकर आई है, लेकिन उसे ध्रुव स्वामिनी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की ज्यादा उत्कंठा है। तो खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। शकों का हमला हो गया, गुप्त साम्राज्य के ऊपर शकों का हमला हो गया, और वही खबर देने के लिए प्रतिहारी रामगुप्त के पास आई है कि गुप्त साम्राज्य को शकों ने घेर लिया है। तो रामगुप्त क्या कहता है सुनिए, कि दोनों ओर से घिरा रहने से शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप कर। खड्गधारिणी से फिर पूछता है। प्रतिहारी को मूर्ख चुप कर करके चुप करा देता है और फिर से खड्गधारिणी से पूछता है, तो क्या ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी फिर हाथ जोड़कर कहती है, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी फिर से कहती है, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारिणी से कहता है कि सुना ना,
ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारणी प्रतिहारी का प्रस्थान, शिखर स्वामी का प्रवेश। तो अब रामगुप्त अकेले बैठा है, खड्गधारणी और प्रतिहारी चले गए हैं वहाँ से, और शिखर स्वामी जो कि वहाँ का मंत्री है वो प्रवेश करता है। शिखर स्वामी कहता है, कुछ आवश्यक बातें हैं देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य, सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर स्वामी से पूछता है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। गिरिपथ मीन्स पहाड़ों की तरफ से जाने वाला जो रास्ता था। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए ना? शिखर स्वामी एक पत्र देकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना ऐसी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे वाक्य लिखे गए हैं। मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कह दूं? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र को। रामगुप्त बात काट कर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शक दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार ना करना चाहिए। ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृतियां हैं उन सब को हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी कहता है कि यह असंभव नहीं, किंतु महाराज अभी आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे,